अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि मैटलैब का बेसिक इंटरफेस क्या है और किस तरह मैटलैब को हम एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इस्तेमाल करना सीखा, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन की और साथ साथ वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना और कैसे उनको यूटिलाइज़ किया जाता है फर्दर दूसरी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए वो सीखा। अब हम चलते हैं मैटलैब के बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ, विच आर अरेज। अरेज ऐसे ही हैं जैसे हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं। अगर हम अपने एफएससी को रिकॉल करें तो एफएससी के अंदर हमने मैट्रिसेस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, उनके डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में देखा हुआ है। तो मैट्रिसेस के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रो है या एक ही कॉलम है तो हम इसे कहते हैं इट इज़ अ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, और अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स हैं तो वी कॉल देम सिंपल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर मैट्रिसेस के लिए अरेज का वर्ड यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास एक रो या एक कॉलम तो उसे हम कहते हैं इट इज़ अ वन डायमेंशनल अरे, और अगर हमारे पास मैट्रिसेस होंगे तो वी विल कॉल देम टू डायमेंशनल अरे। तो अब चलते हैं कि इस अरेज को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके ऊपर कैसे ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं, एंड नेक्स्ट फिर हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम रो लिखते हैं। रो लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमें जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसकी तरह से वो डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई हम रो लिखने लगे। वी विल जस्ट पिक अ वेरिएबल नेम a इज इक्वल टू, जैसे रोज को या कॉलम्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते थे मैटलैब में, इसे ब्रैकेट में लिखता है स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट अ नंबर 1 और एक स्पेस दे दें, देन 2 स्पेस 3 स्पेस 4 एंड स्पेस 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास ए के अंदर ये पूरी की पूरी रो डिफाइन होगी। इट इज़ 1 2 3 4 5। अब सिमिलरली अगर आपने कॉलम को डिफाइन करना है तो आप इसे कॉलम स्टाइल में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट 1 एंटर, चूँकि हमने इसे कॉलम वाइज लिखना है, 2 ब्रैकेट 3 सॉरी एंटर 3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये 2 और 3 इतना अलाइन नहीं है 1 के नीचे तो वो भी किया जा सकता है, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं बी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 एंड देन स्पेसेस 2 एंड देन स्पेसेस एंड 3। तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो स्पेस को काउंट ही नहीं करती हैं। तो स्पेसेस जो है हम अपने जो यूज़र का व्यू है उसकी आसानी के लिए एडजस्टमेंट करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब देर आर टू अदर स्टाइल्स, जैसे रोज को हमने स्पेसिस के साथ लिखा है, हम रोज को इस तरह कॉमास के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। इस तरह क्या होगा, हमारे पास अगेन रो आ जाएगी। इसमें फ़ायदा क्या है हमें कि बाज़ औक़ात, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, डी लिख रहे हैं, मैंने लिखना था 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन गलती से मैंने 4 और 5 के दरमियान स्पेस नहीं दी। तो मैटलैब क्या करेगा, वो जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है उसको 45 गिनेगा, वो एरर नहीं देगा क्योंकि 45 इज़ अ नंबर। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 45 आ जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप कॉमर्स को यूज़ करेंगे तो इट इज़ वेल एंड गुड, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा स्पेस उसके अंदर भी आ जाए तो यू कैन राइट जैसे 1 कामा स्पेस 2 कामा स्पेस 3 कामा स्पेस 4 कामा स्पेस एंड 5। इट डजेंट मैटर। तो ये आपके ऊपर है कि आप स्पेसेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं या फिर कॉमर्स के साथ, दोनों स्टाइल मौजूद हैं। बेटर यही है कि आप इसको इस स्टाइल में लिखें कि कॉमा भी लगाएं और स्पेस भी लगाएं, ताकि ये जो बेसिक गलती होती है, और ये हमेशा होती ही है अक्सर जब आप जल्दी में लिख रहे हों, तो इस तरह का हमारा एरर ना आए, क्योंकि ये एरर मैटलैब ने नहीं पकड़ना, हमारे आंसर्स में गलती आनी। अब कॉलम्स को लिखने का भी स्टाइल है कि बजाय हम इस तरह 3 लाइन्स में लिखें, ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। और व्हाट इफ़ का अगर हमें, चलो क्लिक हो गया, व्हाट इफ़ कि हमें 10 एलिमेंट्स का कॉलम लिखना हो, तो इसके लिए वी कैन राइट कि हम रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉलम को। वो कैसे, कि जैसे 4 एंड देन सेमी कॉलम,
जब हम एरेज के अंदर सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो रो है वो एंड ख़त्म हो गई है और अब हम सेकेंड रो पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड देन 5 कॉलन 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। जब हम लिखेंगे तो अब इसका आंसर 4 5 6 कॉलन फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी ब्रैकेट्स के अंदर हम सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि अब हम आगे नेक्स्ट रो पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखें वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमारे ये रोज़ ही यूज़ होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। और मैट्रिसेस में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी है, दैट इज़ अ ट्रांसपोज। अगर रो का ट्रांसपोज लें दैट विल बिकम कॉलम, एंड कॉलम का ट्रांसपोज लें तो वो रो बन जाएगा। तो इसलिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि थोड़ा सा हाई लेवल की हैं, उनके अंदर हम बजाय के कॉलम्स को इस तरह सेमी कॉलन लगा के लिखें या कॉलन फॉर्म में ही लिखें, द बेस्ट वे जो कि जल्दी हो जाता है उसको हम जैसे ये लिखेंगे 4 स्पेस 5 स्पेस 6 ब्रैकेट क्लोज एंड ट्रांसपोज। जो इन्वर्टेड कामा है वो मैटलैब के अंदर एज ए ट्रांसपोज यूज होता है। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा मेरे पास कॉलम आ जाएगा। क्योंकि इस तरह हमारे पास स्पेस भी कम यूज़ होती है, हम इसे रो में लिख लेते हैं। सेमी कॉलन लगाना है नहीं लगाना वो भी याद नहीं रहता है। तो ज़्यादातर जो कमांड है कॉलम के लिए वो हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो मैंने आपको सारे स्टाइल बता दिए, आपको जो सी प्रैक्टिस अच्छी लगे आप उसको यूज़ करें। अगर आपको बेसिक सेमी कॉलन वाला पसंद है ताकि गलती ना हो, इट्स फाइन। ट्रांस के लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ़ आई हैव टू राइट इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100, तो क्या मैंने लिखता रहूँगा? वो तो बड़ा एक लेंथी काम हो जाएगा। ये अगर आपसे कहा जाए कि राइट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो फिर क्या होगा? या 2 to 20। तो एक तो स्टाइल ये कि हम इसकी रो लिखनी है, तो लेट्स से p इज इक्वल टू ब्रैकेट, मैं लिखूंगा 2 फिर स्पेस, चलें हम कॉमा लगा लेते हैं आपके लिए, 4 फिर कॉमा स्पेस 6, देन आ गए 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब ये तो चले 10 वैल्यूज ही मैंने लिख ली, लेकिन व्हाट इफ के अगर हम इसे 1 से 100 तक ले जाएं तो ये बहुत एक लेंथी काम हो जाता है। तो इसकी बजाय अगर हम इनको देखें तो इसमें कुछ एक हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न क्या है कि जो भी फर्स्ट नंबर है उसके अंदर 2 ऐड करते जाओ तो वी विल गेट द नंबर्स। तो अगर कोई एक ऐसा स्टाइल आ जाए कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग का इंटरवल का पता हो और हम उसके अंदर खुद से कुछ वैल्यू ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, मैं इसके अंदर 2 लिख लूँ तो भाई इसको 2 ऐड कर दें, और वो फिर मैटलैब जो है ऑटोमेटिकली वो इंटरवल के स्टार्ट से स्टार्ट कर दे और एंड पे जैसे ही पहुँचे उसे टर्मिनेट कर दें। तो इट विल बी वेरी इजी। फिर आप इसके अंदर बेशक 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर लाख तक वैल्यूज लिख सकते हैं। तो चलिए मैं वो वाला स्टाइल भी आपको लिख कर दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ हम चेंज कर लेते हैं, पी डी इज इक्वल टू, तो द स्टाइल इज ब्रैकेट, व्हाट इज आवर स्टार्टिंग वैल्यू 2 कॉलन, और उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू में आपने कितना ऐड करना है, कांस्टेंट स्पेसिंग हम उसे कहते हैं, मैं 2 ही वैल्यू को ऐड करना है, और उसके बाद व्हाट इज द लास्ट वैल्यू जहाँ तक हमने जाकर टर्मिनेट करना है, दिस इज 20 एंड ब्रैकेट क्लोज, वी गॉट द सेम आंसर। तो जब हमारे पास कांस्टेंट स्पेसिस हो, यानी कि हमें पता हो कि दो नंबर्स के दरमियान कौन सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस तमाम नंबर्स में सेम ही होना चाहिए, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कह के कॉलन्स लगाने हैं, बार बार गलती हो जाती है कि कुछ बच्चे यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं, क्योंकि इसे शिफ्ट लगा कर फिर प्रेस करना पड़ता है कॉलन वाली की को, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें ब्रैकेट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, जैसे p इज इक्वल टू, तो सेम आंसर आएगा। तो इट्स अप टू यू,
अगर तो आप सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे हैं फिर तो फाइन, लेकिन अगर आप उसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ब्रैकेट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, उससे गलती का चांसेस कम होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आप ब्रैकेट को यूज़ करें, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बीच में कांस्टेंट स्पेसेस ना लगाएं फिर क्या होगा। मज़ीद अगर हम शॉर्ट करना चाहें कि लेट्स से q इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, तो फिर क्या होगा अगर हम कांस्टेंट स्पेसेस भूल जाएं, चले गलती से ही भूल जाएं, तो क्या मैटलैब एरर देगा। तो व्हेन आई प्रेस एंटर तो मैटलैब ने हमें वैल्यूज दे दी हैं, दैट इज 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 20। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम जो हमारा एरे स्टाइल है इसके अंदर हम कांस्टेंट स्पेसेस को नहीं लिखते कि कितने का इंक्रीमेंट लगाना है, वैसे चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी कैन कॉल इट इंक्रीमेंट, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 का इंक्रीमेंट ले लेता है, 1 की कांस्टेंट स्पेसेस ले लेता है। तो देखें 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे का स्ट्रक्चर कहाँ तक चला गया 20 तक। अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है कि क्या कांस्टेंट स्पेसेस सिर्फ पॉजिटिव ही होनी चाहिए। व्हाट अबाउट नेगेटिव, फिर क्या होगा, क्या एरर आएगा या नहीं। तो लेट्स ट्राई आउट g इज इक्वल टू, अब जब हमें नेगेटिव करना है तो फिर हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो ज़रा बड़ी लिखनी पड़ेगी ताकि उसमें से हम कुछ वैल्यूज़ को नेगेटिव करें और फिर आगे मूव कर जाएं। तो 20 -2 और चलें जो हमारी गिवन एग्जांपल उसी को हम रिवर्स कर लेते हैं। तो जब ये हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो एक लॉजिक ये कहती है कि बड़ी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसमें से कुछ हम -2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो दैट्स इट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो -2 है इट इज़ अ इंक्रीमेंट वैल्यू। हमने क्या करना है, जो बैक एंड ऑपरेशन हो इट इज जस्ट लाइक दिस 20 प्लस -2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 18, इस तरह फिर 18 में आगे चलते गए तो ये हमारा सारी वैल्यू चलती जाएंगी। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू। अगर आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है तो आप नेगेटिव यूज़ कर लें, अगर आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तो फिर आपको पॉजिटिव यूज़ करना पड़ेगा। अब लिखते हैं कि अगर हम इसी के अंदर हम कहते हैं नहीं भाई हमने तो ऐसे ही लिखना है, हमने बड़ी वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ नहीं जाना, तो फिर क्या होगा, मैटलैब क्या आंसर देगा कि 2 है और 2 से हमने 20 की तरफ जाना है, दिस इज आवर इंटरवल, लेकिन इंडेक्स मैंने लगा दिया -2 का। तो अब बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो यही बनता है कि 2 स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से स्टार्ट होगा और उसके बाद इसके अंदर जब हम इंक्रीमेंट डालेंगे दैट इज -2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, जो कि हमारे इंटरवल से बिलोंग ही नहीं कर रहा, जो कि हमारा इंटरवल तो है 2 एंड 20। तो मैथमेटिकली ये ऑपरेशंस आगे चलने नहीं चाहिए, इधर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि मैटलैब क्या करता है। व्हेन आई प्रेस एंटर 1,0 एम्प्टी डबल रो वेक्टर, और अगर आप यहां पर GE को देखें तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है ये ऑपरेशंस होंगे नहीं, ये वैल्यू ही गलत है क्योंकि हमने जो इंक्रीमेंट वैल्यू डाली है उससे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आपने जो भी कांस्टेंट स्पेसिंग यूज़ करनी है या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करना है तो उसके स्टाइल को उसके स्ट्रक्चर को पहले देखना है, वरना प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर ये भी है कि मैटलैब ने जस्ट बता दिया कि इसका आंसर जो है वो एम्प्टी रो है, यानी कि कोई भी वैल्यू इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता, इस फॉर्मुलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इट्स नॉट एन एरर, ठीक है, इट्स लाइक एन एम्प्टी सेट।
तो जी डिफाइन हो जाएगा। और अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इस तरह की गलती की हुई तो मैटलैब इसको एक एज ए एम्प्टी सेट लेकर चलेगा और इस चीज़ का एरर नहीं बताएगा कि भाई आपने ये वाली जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ। वो आगे जब जी किसी से मल्टीप्लाई होगा या उसके साथ कोई बेसिक ऑपरेशंस हो रहे होंगे फिर वो उस चीज़ का एरर आएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि बेशक इसमें हमारे पास आसानी तो है लेकिन इसको इस्तेमाल करने का स्टाइल भी हमें थोड़ा सा फिर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू एंड देन उसके बाद जो भी आपने कांस्टेंट स्पेसेस लगानी है वो लिख दें और उसके बाद एंडिंग वैल्यू। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हम कांस्टेंट स्पेसेस अगर हमारी 1 है तो हम उसे थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं कि जैसे मैं सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू लिखूँ और एंडिंग वैल्यू लिखूँ तो मैटलैब बाय डिफॉल्ट उसमें 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। देन हमने देखा कि अगर हमने बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है तो फिर हम नेगेटिव इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, चलो इवन की एग्जांपल कर लिया, अब हम ऑड की एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स से ऑड इज इक्वल टू ऑड अंडरस्कोर नंबर दैट इज इक्वल टू 1 स्पेस 2 स्पेस 20। 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स होंगे आई विल गेट दैट। सो दिस इज अ नंबर 1 स्टार्टिंग हो रहा है 1 से और उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट 3 5 7 9 एंड अप टू 19। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि बेशक 20 इज आवर एंड ऑफ इंटरवल, हमारा आंसर 19 तक आया। तो जब भी हम ये इंक्रीमेंट स्टाइल यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो इंटरवल वैल्यू है वो भी शामिल हो। स्टार्टिंग तो होगी, स्टार्टिंग तो होनी ही होनी है, लेकिन एंडिंग वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। दैट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया। जैसे 17 था, 17 में 2 ऐड किया वी गेट 19। अब आगे जो है जब 19 में हमें 2 ऐड करना है तो वी गेट 21 जो कि इंटरवल से ग्रेटर है और ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे आंसर में नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी आपने एज ए MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन याद रखनी है कि जब हम ये इंक्रीमेंट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं टू राइट द एरे तो इसके अंदर जो इसका डिस्टिंक्शन है वो ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू तो हमेशा ही शामिल होगी लेकिन एंड वाली वैल्यू, एंड ऑफ द इंटरवल वैल्यू, वो उसके आंसर में शामिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है फाइन, अगर नहीं कर रही तो नहीं होगी। अब ये तो था कि जब हमें कांस्टेंट स्पेसेस मौजूद हैं हमें पता है कि हमने कितना इंक्रीमेंट लेना। व्हाट इफ कि अगर हमें कहा जाए कि भाई ये इंटरवल है और इसको चलो ये इंटरवल जुबानी क्या बताना है, लेट्स से 3 and 9 इंटरवल है और इसको आप 20 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, इक्वली स्पेस्ड। जैसे ज़्यादातर हमने जैसे ग्राफ बनाने होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इस इंटरवल को आप 20 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें और ग्राफ बना लें। अच्छा जी, अगर आपको ज़्यादा अच्छा और ग्राफ चाहिए तो आप इसको 40 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें और उसके कंपैरेटिवली वैल्यूज़ निकालें और ग्राफ बना लें। तो ये उस तरह का सवाल है। तो पहले हमें ये पता था कि ये इंटरवल है, स्टार्टिंग पॉइंट में इतना आपने इंक्रीमेंट रखना है और चलते जाओ, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स का नहीं पता कि कितने बनने हैं। अब सेकेंड स्टाइल ये है कि जब आपको इंक्रीमेंट का नहीं पता और आपको जस्ट कहा जाता है कि आपको इस इंटरवल को 20 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, 40 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये बजाय कि हम इस इंटरवल को पहले फार्मूला लगाएं फिर उसको 20 पे डिवाइड कोई इंक्रीमेंट इसका फाइंड आउट करें, तो मैटलैब में इसके लिए एक अलग कमांड मौजूद है विच इज लिनस्पेस। ज़्यादातर इसे लाइन स्पेस पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी जो एब्रीविएशन बनती है वो बनती है लीनियर स्पेसिंग। तो ये एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इंटरवल को
इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स में डिवाइड करता है, आपको कैलकुलेशंस खुद नहीं करना पड़ती। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है तो इसके साथ ब्रैकेट्स आएंगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा एंड देन जो उसका एंडिंग पॉइंट है, ये एंड ऑफ इंटरवल है। जैसे हमारे एग्जांपल में था 9 कॉमा कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में आपने डिवाइड करना है, 20। व्हेन आई प्रेस एंटर मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देखें मेरे पास 20 वैल्यूज ही आई हैं। ये जो ऊपर लिखा आ रहा है कॉलम 1 थ्रू 8, वो एक्चुअली क्या है कि एक ही रो के अंदर 20 वैल्यूज नहीं आए। क्योंकि हमारी कमांड विंडो थोड़ी सी शॉर्ट है तो उसने आपको पहले बता दिया कि जो ये वाली रो है ये कौन सी वैल्यूज है, 1 to 8 कॉलम्स की। सेकेंड रो में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 9 to 16 कॉलम की, एंड थर्ड रो के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 17 to 20 कॉलम। तो अगर आपको कहा जाए कि जी 15 कॉलम की कौन सी वैल्यू है, तो वी कैन ईजिली चेक कि ये वाली होगी। तो इसको आपने ये नहीं समझना कि गलती आ गई है, क्या लिखा आ रहा है, ये जैसे एक स्टाइल है। अगर आप कमांड विंडो को बड़ा कर लेंगे तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर एक ही रो में तमाम वैल्यूज आ रही हैं तो फिर कॉलम्स नहीं लिखे आएंगे, लेकिन एक से ज़्यादा में आएंगी तो फिर ऊपर लिखा आएगा ये स्ट्रक्चर। अब तो इसके अंदर देखें, हमें नहीं पता अब इसके अंदर कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन मैं ये छोटी से कह सकता हूँ कि इन दोनों नंबर्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी मौजूद होगा। अब हम चलते हैं, नहीं भाई हमने 3 to 9 इंटरवल को 20 पॉइंट्स में नहीं 40 पॉइंट्स में डिवाइड करना। तो फिर हम क्या करेंगे, तो वी विल गो टू द बैक कमांड, इधर 20 की बजाय 40 लिख देंगे एंड दैट्स इट। अब चलते हैं कि अगर हम जिस तरह हमने इंक्रीमेंट जो पिछली स्टाइल था जिसके अंदर हमें कांस्टेंट स्पेसेस गिवन होती थी, उसके अंदर हमने नेगेटिव को यूज़ किया था, यानी कि हम बड़े इंटरवल से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गए थे, तभी हमने नेगेटिव स्पेसिंग यूज़ की थी। अगर मैं आपको याद करवा दूं दिस वन, तो क्या लिन स्पेस में भी हम शुरू में बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं और बाद में छोटी वैल्यू, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूं, स्टार्टिंग हम 9 से कर रहे हैं, जहाँ हम कहाँ तक रहे हैं 3 तक, चलो इसको मैं कर लेता हूँ 5 वैल्यूज तक, ताकि ज़रा एग्जाम्पल हमने समझनी है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 40 वैल्यूज आएंगी तो फिर ही हमें समझ आएगी। तो अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है या नहीं। तो वही गॉट द आंसर 9, 7.5, 6, 4.5 एंड 3, ये उसने ऑटोमेटिकली हमें कर दी। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर आपको कांस्टेंट स्पेसिस गिवन है और आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स का नहीं पता, तो फिर आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट स्टाइल को। और अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स का पता है कि मैंने इस इंटरवल को सिर्फ इतने पॉइंट्स में डिवाइड करना है इक्वली स्पेस्ड, तो फिर हम जो लिन स्पेस है इस बिल्ट इन कमांड को यूज़ करें, लीनियर स्पेसिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा कांस्टेंट स्पेसिंग ही हो, डिफरेंट स्पेसिंग भी तो हो सकती है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू ब्रैकेट 2,4, या चलो मैं स्पेस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो स्पेस की आदत है, लेकिन जो स्टार्टिंग में अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉमा स्पेस लिखा करें। 2, 4, 6 and 8 and then 9, 11, 13, 15 and then 29, 39, 49 ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसके अंदर हम कोई पैटर्न नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है 2, 4, 6, 8, लेकिन साथ ही इंक्रीमेंट चेंज हो गया। 8 में 1 ऐड किया तो 9, फिर 9 में 2 ऐड किया तो 11, 13, 15 और 15 के बाद हायर जंप ला दी 29, तो ये आपके पास तकरीबन 14 का इंक्रीमेंट आ गया। एंड देन इसके बाद 29 से 39, 39 से 49, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इनको कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है
किसी कुछ शॉर्ट पैचेस के अंदर कुछ इंक्रीमेंट स्टाइल लग सकता है। जैसे मैं 2 से 8 को लिख सकता हूँ 2 का इंक्रीमेंट, और इस तरह 9 से लेकर 15 तक मैं लिख सकता हूँ अगेन कि ऑड नंबर्स हैं तो 2 का इंक्रीमेंट इसमें भी आ जाएगा, लेकिन ये 2 सेपरेट पैचेस बनेंगे। एंड सिमिलरली 29 to 49 का एक अलग पैच बन सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि बेशक हम इसे इंक्रीमेंट स्टाइल में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने इसे शॉर्ट पैचेस में डिवाइड करना। जैसे मैं लिख रहा हूँ VE इज इक्वल टू ब्रैकेट, सबसे पहले मैं 2 से लेकर 8 का इंक्रीमेंट लिखता हूँ कि जैसे हमने हर एलिमेंट को लिखा और उसके बाद स्पेस लगाई और अगला एलिमेंट लिख रहे हैं, तो इस तरह हम रोज को भी लिख सकते हैं, इस तरह हम इंक्रीमेंट स्टाइल को भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो हमें इस तरह वैल्यूज ही देता है। कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 सेमीकोलन कॉलन अगेन 2 एंड अप टू 8, फिर कॉलन एंड 8 और देन स्पेस। ये क्या करेगा, ये 2 से लेकर 8 तक की वैल्यूज लिख देगा। अब उसके बाद मैंने आगे से लिखना, तो अब मैं सेकंड पैच का स्टाइल लिखता हूँ, दैट इज 9 कॉलन 2 कॉलन 15। नेक्स्ट मैं थर्ड पैच को लिखूंगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 कॉलन इंक्रीमेंट 10 कॉलन 49 एंड दैट्स इट। तो ये करेगा, ये पहले मैटलैब जो है फर्स्ट पैच को प्रिंट करेगा, फिर आगे स्पेस, फिर सेकंड पैच को प्रिंट करेगा, देन स्पेस, फिर आगे थर्ड पैच को प्रिंट करेगा। तो व्हेन आई प्रेस एंटर आई गॉट द सेम रिजल्ट। तो अगर आपके पास एक ही रो या कॉलम के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें शॉर्ट पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स में या पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं और उनका कोई फॉर्मूलेशन बना सकते हैं। ये अभी 3 का बना है, हो सकता है 4 का भी हो, 5 का भी हो, इट्स अप टू सो ऑन। इसके पीछे लॉजिक है वो ये है कि जब आप इस तरह इंक्रीमेंट में लिखते हैं दिस वन, तो आपको आंसर यही आता है। तो बैक एंड पे क्या है, वो स्टोरेज जो है सिंपल जिस तरह हम बाय हैंड लिख रहे हैं वही ऑपरेशन आ रहा है, रिजल्ट वही आ रहा है। तो इधर भी जो हमने बाय हैंड लिखा है हो उसको हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं, दैट्स इट। तो इसमें कोई इतने हैरान होने वाली बात नहीं है या कंफ्यूजन वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन जस्ट ये कि ऑर्डर का ध्यान रखना, ये ना हो कि आप सेकंड पैच को पहले लिख दें तो फिर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, या थर्ड पैच को पहले लिखना लेफ्ट टू राइट उनके हिसाब से ही है। तो दिस इज द मेन थिंग। ये एक्सरसाइज में हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज़ का हम चलो बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसके आइडिया को आपने समझना है कि आइडिया कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अब थोड़ा सा रश हो गया तो मैं कमांड विंडो को ज़रा क्लियर कर रहा हूँ। बैक एंड में मैंने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, अगर मैं उसे भी ख़त्म करना चाहता हूँ तो आई विल राइट क्लियर ऑल एंड देन CLC। अब हमने रोज को लिखना सीख लिया, कॉलम्स को लिखना सीख लिया, फिर उनको कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग 2 स्टाइल्स, इंक्रीमेंट स्टाइल एंड लीनियर स्पेसिंग, फाइन। और फिर हम कैसे आगे अगर हमारे पास मल्टीपल इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं तो उसको हम कैसे लीनियर स्पेसिंग के साथ लिख सकते हैं या इंक्रीमेंट स्टाइल से। अब हम चलते हैं ज़रा मैट्रिसेस की तरफ, विच आर 2 डायमेंशनल अरेज, उसको कैसे लिखेंगे। आई स्टार्ट विद ए ब्रैकेट। तो रो तो हमें लिखना आती है, तो आप पहली रो लिखें, दैट इज 1 2 एंड 3। अब हमने नेक्स्ट रो पे जाना है, तो यहाँ पर एक तो स्टाइल है कि आप एंटर प्रेस करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, एंड देन 4 5 एंड 6, अगेन नेक्स्ट 7 8 एंड 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाए। लेकिन अगेन इसको हम 3 लाइनों में लिख रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, फिर स्पेसिस लगाएं, ये करें। तो इट इज़ बेस्ट कि आप इसको ऐसे लिख लें, ब्रैकेट 1 2 3 सेमीकोलन, वो अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर गया, नेक्स्ट रो में 4 5 6 अगेन सेमीकोलन 7 8 9 एंड क्लोज। तो मैट्रिक्स को लिखने का बेटर स्टाइल जो है वो ये है, इसमें आपका टाइम भी कम लगता है, फॉर्मेटिंग भी नहीं करनी पड़ती और रिजल्ट भी आपके पास वही आता है। मैं यहाँ पर बेसिक सिंपल एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, टीचर्स नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं,
आपका इसके अंदर जितना भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है, बिल्ट इन फंक्शंस, एक्सप्रेशंस, सारा कुछ इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। चलिए हम थोड़ा सा एक बिल्ट इन फंक्शन के साथ कर लेते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स लिखता हूँ, दैट इज sin d 45। ओके, द नेक्स्ट लाइन जो उसका सेकंड हम एलिमेंट लिखें, इट इज स्क्वायर रूट 9 एंड देन अगेन, अब दो एलिमेंट्स पूरे हो गए, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है, नेक्स्ट रो में जाना है, सेमी कॉलन, और आगे मैं लिख लेता हूँ 2 × 7 डिवाइड बाई 3। ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका आंसर एक ही आना है, तो ये एक एलिमेंट है। एंड देन स्पेस सिंपल वैल्यू -29.5। चलो एक डेसिमल लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास 2/2 का आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो मैट्रिक्स नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि बैक एंड पे आंसर तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। हाँ, जैसे इसका ये याद रखना है कि जब आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फिर रोज के अंदर वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं आप कर सकते कि फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज हैं और सेकंड रो में 1, तो फिर मैटलैब एरर देगा। और ये ज़्यादातर गलती तब होती है जब हमारे पास एक ही रो में बहुत ज़्यादा वैल्यूज हों, तो फिर हर रो में थोड़ा सा ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। इसे हम जनरली कहते हैं कैट एरर। मेन इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशंस ऑफ एरे बीइंग कॉन्कैटिनेटेड और नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि जो एरेज आपने कॉन्कैटिनेट किए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर आपने लिखे हुए हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इक्वल नहीं है। और अगर आप देखें वर्क स्पेस में मैट्रिक्स का स्टाइल क्या है, तो दिस इज अ स्टाइल। जिस तरह हम आम सिंपल एलिमेंट्री लेवल पे लिखते हैं, तो उसी तरह मैट्रिक्स लिखा हो। इस तरह अगर रो होगा तो रो सिर्फ एक ही लाइन में आ रही होगी, कॉलम होगा तो वो सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा होगा। तो इधर से भी हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक ही वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसे 4/4 बनाता हूँ, तो लेट्स से 5 6 7, और नीचे भी कुछ लिखना पड़ेगा, 7 8 9 4, तो ये 4/4 का है। मैं इसे 4/5 का बनाना चाहता हूँ, तो ये तो नहीं कि इसमें 4/5 का बन नहीं सकता है। -19 32 45, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, क्लोज, और जब मैं यहाँ पर एक को दोबारा लिखता हूँ तो मेरे पास 4/5 का मैट्रिक्स आ जाता है। तो मैट्रिक्स तो आप किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। चलिए मैं इसको आपको इधर भी लिखना सिखा देता हूँ कि लेट्स से D = हम लिखते हैं 2 rows and 4 columns, तो दैट इज 3 4 7 -10 colon, then again 3 4 5 and 9। चलिए 2/4 का कर लेंगे, तो दिस इज 2 rows and 4 columns। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स को लिखना। 2 स्टाइल आपको बता दिए, जो सा आपको इजी लगता है आप उसे यूज़ करें। इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन रोज़ की गलती नहीं होगी, एलिमेंट्स की गलती नहीं होगी, ये वाला एरर कभी नहीं आएगा इस स्ट्रक्चर में। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हो गई है, आपने फार्मूला लिखना है या कोडिंग में यूज़ करना, तो मेरे ख्याल से फिर आप इसको यूज़ करें, लेकिन फिर आपने एलिमेंट्स का ध्यान रखना कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। हर रो के अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब सिमिलरली जैसे कि हम इसको स्टाइल का ये मैट्रिसेस लिख रहे हैं, हम एक और मैट्रिक्स लिखते हैं K, और इसके अंदर वैल्यू मैंने लिखनी है 2 4 6 and 8, ठीक है, एंड कॉलन। अब मुझे पता है 2 4 6 8 को कैसे लिखा जा सकता है, सेकेंड लाइन में भी मैंने यही लिखना है, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टाइल को लिख सकता हूँ कि 2 2 to 8, क्योंकि आने तो 4 ही एलिमेंट्स हैं, एंड ब्रैकेट क्लोज, सेम दिस। तो इसके अंदर भी आप अगर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस इंक्रीमेंट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ये रो ही बनाएगा। और अगर आपने कॉलम वाइज लिखना तो फिर कॉलम ही बनाएगा। या आप इसके अंदर लीनियर स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक थर्ड रो लगाता हूँ, लिन स्पेस, स्टार्टिंग एंडिंग जो मर्जी आप वैल्यू दे लें, लेट्स से 1 and 8,
और इसके अंदर आसानी क्या है कि मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए, चूँकि हर रो के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी दो डिफरेंस हैं के की वैल्यूज़ में। पहले के में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ थी, अब जो है के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है फॉर्मेट चार्ट वो आ रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है कि अगर मैट्रिक्स में एक वैल्यू भी डेसिमल वाली होगी तो जो फॉर्मेट है फिर वो सारे का सारे डेसिमल फॉर्मेट यूज़ हो जाएगा, फॉर्मेट चार्ट यूज़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर बाकियों के साथ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरा तो जस्ट एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि भाई इसको हम इस तरह लिख भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन नेचर। ये हमारी प्रॉब्लम के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तो था, हमने रो वाइज लिख लिया। एंड व्हाट इफ अगर मैं इसे कॉलम वाइज लिखूं, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा डिवाइड उसके पैचेस बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले मैं इसे क्लियर कर लूँ। लेट्स से a इज इक्वल टू, अब मैंने पहले फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ लिखनी है। लेट्स से हमारे पास कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, जो रोज़ हैं हमारे पास 3 हैं एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 3। तो 3 by 3 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम को लिखते हैं, दैट इज़ 3। अब चलते रहे हम, स्ट्रक्चर उसके अंदर हैं रोज़ के अंदर, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मुझे फिर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, दैट विल बी 4, अगेन सेमी कॉलन एंड 6। और चूंकि ये फर्स्ट कॉलम है, मुझे इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। चूंकि हम इसे रो स्टाइल में चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट थिंग हो गया। और देन स्पेस, उसके बाद सेकंड कॉलम, दैट इज 5, नेक्स्ट वैल्यू 3, नेक्स्ट वैल्यू 6, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन ब्रैकेट 2, 3, 9, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जो कि मेन है। तो ये मैंने 3 कॉलम वैल्यूज लिख दी हैं और देन आई प्रेस एंटर, आई गॉट द रिजल्ट। लेकिन इतने मुश्किल स्टाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम सिंपली 352 स्पेस 433 एंड 669 लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जल्दी से नीचे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इट इज़ 352, नेक्स्ट रो 433, नेक्स्ट रो 669, आई गॉट द सेम रिजल्ट। लेकिन जस्ट ये कि हर स्टाइल के एटलीस्ट हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ताकि थ्योरी के लिहाज से जब हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह की चीज़ आ जाए तो आप ये ना कहेंगे ओहो ये तो एरर आ गया, कोई अजीब सी चीज़ आ गई। हमें दोनों स्टाइल से पता होना चाहिए, यूज़ हम इसी स्ट्रक्चर को करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक जो मैट्रिसेस यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैटलैब ने उनके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट कमांड भी रखी है। जैसे हमें ज़ीरो वेक्टर चाहिए, तो बजाय कि मैं 3 by 3 का मुझे ज़ीरो वेक्टर चाहिए, मैं उससे 0 0 लिखना शुरू कर दूँ, तो आई विल राइट ओनली ज़ीरोज़, चूँकि मुझे एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ चाहिए। एंड चूँकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, जस्ट आप इधर डायमेंशन लिखते हैं 2, 3, यानी कि 2 by 3 का मुझे मैट्रिक्स चाहिए। मैटलैब से खुद ही जनरेट कर लेगा। और अगर आपको 3 by 3 का चाहिए तो यू कैन राइट 3 by 3। और अगर आपने शार्ट कमांड लिखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो उसमें रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो आप खाली 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा यूज़ होता है। अक्सर आपने जो एफएससी के क्वेश्चंस किए होंगे उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाया जाता है जब हम इनवर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी मैटलैब में कमांड मौजूद है, दैट इज आई सेम स्टाइल 3। चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए आप इसके अंदर ये नहीं लिख सकते कि आई 3, 1, तो फिर ये उस स्ट्रक्चर में आपको आंसर नहीं देगा। इस जस्ट लाइक अ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसलिए मोस्टली जब हम आई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा मकसद ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके साथ कंपैरिजन होता है, तो हम उसको जस्ट सिंगल इंडेक्स के साथ ही करते हैं ताकि आंसर ही स्क्वायर आए। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे रोज एंड कॉलम के लिहाज से, और अगर आप उसे गलती से डिफरेंट लिखा गया तो मैटलैब आपको एरर नहीं देगा, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा आई के साथ इसी को यूज़ करें। ओके जी, हमारे पास ज़ीरोज़ हो गए, आई हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको सारे का सारा वंस वेक्टर चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स चाहिए, इन द सेंस के तमाम वैल्यूज एक ही हों, तो फिर हम लिखते हैं वंस
जैसे जीरोस का लिखा स्ट्रक्चर 2,3 तो हमें 2/3 का मैट्रिक्स देगा। वंस अगर आप इसके अंदर सिर्फ एक इंडेक्स लिखते हैं लेट्स से 9 तो ये हमें 9/9 का मैट्रिक्स दे देगा। अब ये मैट्रिक्स जो है ये बड़ा ही बेसिक है कि अगर आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स चाहिए यानी कि तमाम वैल्यूज एक ही हों तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है सर ये तो सिर्फ 1 के लिए, व्हाट इफ के अगर मुझे 3 का सारा मैट्रिक्स चाहिए देन व्हाट। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप जस्ट क्या करें वंस लेट्स से 9 का ही है और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। या चलें अगर आपने 3 मल्टीप्लाई करना है इट इज़ बेस्ट कि आप शुरू में लिख लें, बाद का भी वही स्टाइल है लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये अच्छा है। 3 मल्टीप्लाई 1 9 तो मेरे पास सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो 3 का आ जाएगा। इस तरह आप इसको किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सारे का सारा एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैटलैब में बिल्ट इन कमांड्स बनाई हैं जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं, तो बजाय कि आप इसको लिखें हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म या बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा है वेक्टर्स को जनरेट करना, रोज को लिखना, मैट्रिसेस को लिखना, मैट्रिसेस को रो स्टाइल में कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम पहले अप्लाई करते हैं और देन फिर हम इन मैट्रिसेस के इंडिसिंग की तरफ जाएंगे कि इसको हम एड्रेस कैसे करते हैं। कि एलिमेंट्री लेवल पे जब हमें पता है कि हमने ये वाली वैल्यू को कॉल करना है या बुलाना है तो हम इसे कहते हैं कि इट इज़ 2,2। जो भी मैट्रिक्स का नाम है लेट्स से मैट्रिक्स नेम इज ए, तो दिस वैल्यू इज ए 2,2, दिस वैल्यू इज ए 1,1, दिस वैल्यू इज ए 1,2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाली होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये तो एक हमारा आम यूजुअल स्ट्रक्चर है। मैटलैब में इसकी कॉलिंग कैसे होती है, लेकिन इससे पहले जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। ओके तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इंस्टेड ऑफ 1, जो कि दोनों सेम ही है कि क्रिएट अ वेरिएबल बी दैट इज़ अ रो वेक्टर। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हमने क्रिएट क्या करना है, दो ही चीज़ें होंगी, या तो रो होगा या कॉलम वेक्टर होगा, थर्ड हो सकता है मैट्रिक्स, लेकिन शुरू में रो और कॉलम का ही सवाल है। विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और इसके अंदर स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है, इसमें पावर यूज़ हो रही है, इसमें कुछ कॉस 53 यूज़ हो रहा है, दैन दिस एंड दिस एंड दिस। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, बल्कि मैं ऐसे कमांड विंडो में लिख देता हूँ कि वी हैव टू डिफाइन बी इज इक्वल टू रो वेक्टर लिखना है तो वी हैव टू अप्लाई ब्रैकेट्स। ओके, अब इसके अंदर 1 by 1 एलिमेंट्स लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज द बिल्ट इन फंक्शन स्क्वायर रूट। ओके जी, फाइन 5.2 पावर 3। ओके, ब्रैकेट के बाद स्पेस, बल्कि आपके लिए मैं कॉमा लगा देता हूँ एंड देन स्पेस ताकि एलिमेंट अलग हो जाएं। 6.71 हमने सीखा है कि जब 10 की पावर 3 हो तो वी हैव टू राइट जस्ट ई एंड 3, अगेन कॉमा एंड स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के लिहाज से लिखते हैं 3 + 5.1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय कॉस, चूँकि डिग्री है तो वी हैव टू राइट डी एंड 53। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वैल्यू 15.8 स्पेस। अब आगे क्यूब रूट आ रहा है तो वी हैव टू राइट nth रूट, और चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ख़त्म हो गई है तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, चूँकि मुझे अभी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है तो थोड़ी सी स्पेस बन गई है। तो 15.8 के बाद कॉमा एंड द नेक्स्ट इज़ nth रूट। हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं 90,3, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, आगे वैल्यू और जितना आपको रूट चाहिए वो लास्ट में हम लिख देते हैं ब्रैकेट क्लोज कॉमा स्पेस, और आगे हमारे पास रेशियो यूज़ हो रही है तो दैट इज़ साइन π/3 पाई डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाय 10 20, और चूँकि डिग्री में है तो वी हैव टू राइट डी। ओके, अगेन थोड़ी सी स्पेस ख़त्म हो रही है, बल्कि इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, अभी मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। तो 10 डी 20 एंड दैट्स इट। और यहाँ पर ये देख ले कि आपको जो न्यूमिनेटर है उसको ज़्यादा ब्रैकेट में करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली बात है कि बिल्ट इन फंक्शन पहले sin π/3 कैलकुलेट होगा और देन उसके बाद tan d20 और देन उसके बाद डिवीजन होगी। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ आई गॉट द वैल्यूज़। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे ही देखें यहाँ पर है 0.019 या 6.71
6.7100। हालांकि यहाँ पर तो हमने 6.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखा था। तो मैटलैब में अक्सर ये होता है कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो तमाम वैल्यूज़ का कुछ जो कॉमन चीज़ होती है वो निकाल लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 की पावर 3 कॉमन है, उसने तमाम वैल्यू से निकाल लिया हुआ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेट्स से हम फॉर्मेट जी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि हम फॉर्मेट जी क्या चीज़ है। ओके, फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक। चलें, कोई मसला नहीं, हम इसको सर्च कर लेते हैं। अभी हेल्प में जाएंगे और लिखेंगे फॉर्मेट। तो वी हैव टू गो द डिस्प्ले कमांड्स। तो इधर था लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट, एंड देयर मस्ट बी सम जी। ओके, अब थोड़ा सा हमने सेंटेक्स चेंज कर दी कि फॉर्मेट शॉर्ट जी लिखते हैं। ओके फाइन, ये भी ठीक है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं। फॉर्मेट शॉर्ट आई थिंक कैपिटल जी। ओके जी, तब हम प्रीवियस कमांड को क्लिक करते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर। अब उसने आपको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं दिया है। देखें, वो जो बात हो रही थी फॉर्मेट जी की कि आइदर वो 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा, और अगर उसमें डेसिमल प्लेसेस भी शामिल होंगी तो टोटल करैक्टर जो हैं वो 5 होने चाहिए। तो ये देखें 11.858, उसने इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दिया। द नेक्स्ट इज 6710, 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3, तो आपका जो आंसर है वो 6710 ही आएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली आगे जो है 1.75 था तो 17.45। ये थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है वो इसलिए कि ये जो 5 है ये राउंड ऑफ हुआ है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो थर्ड प्लेस, ये जो इधर है ये 9 जो है वो राउंड ऑफ हुआ होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा है। तो मेरे हाल से अगर हम सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में ड्यू टू द हायर वैल्यू। और ये किस में कन्वर्ट क्यों है? इस वजह से जब 1000 से वैल्यू ज़्यादा हो गया, फॉर्मेट शॉर्ट जो है वो फॉर्मेट शॉर्ट साइंटिफिक में चला गया। तो इसलिए अच्छा है कि आप फॉर्मेट जी को यूज़ कर लें, तो ये आपको आसानी से तमाम आंसर्स दे देगा। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यूज़ हम यही करेंगे फॉर्मेट शॉर्ट जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि आप एलिमेंट्स क्रिएट करें बाय यूजिंग कॉलम, एंड यहाँ पर कॉलम वेक्टर आ रहा है। फाइन, आप कॉलम वेक्टर के लिए जस्ट क्या करेंगे, पूरा वेक्टर लिख के जस्ट आप इधर ट्रांसपोज लगा दें। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे कर लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल सी और डी को डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ कॉलम वेक्टर, और उसका नाम रखना है एफ, और उसके अंदर जो है फॉलोइंग एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके फाइन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी 4.5। इसके हमने डिस्प्ले नहीं करवाना, तो वी विल पुट सेमी कॉलन, ताकि ये इसकी वैल्यू सप्रेस हो जाए। डी की वैल्यू है 2.8, इसको भी सप्रेस कर लेते हैं, और आगे मैंने एफ डिफाइन करना, तो एफ इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर, लेकिन मैं इसे रो में लिख के फिर ट्रांसपोज लगाऊंगा, फिर हम इसे दूसरे स्टाइल से भी कर लेते हैं। So first is d square, okay fine, comma space c comma space, and then c plus d, okay comma space simple d, और बाद में हम लगा लेते हैं ट्रांसपोज, we get the answer। अब सेम एज इट इज़, लेकिन हम चलते हैं कि हम सेमी कॉलन स्टाइल से लिखें। तो जस्ट जहाँ जहाँ पर कॉमा लगाया है वहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज इट। नेक्स्ट जो हम चलते हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्रिएट अ वेरिएबल g that is a row vector in which first 3 elements is 3 and the last element is 27 with an increment of 4 between the elements। यानी कि स्टार्टिंग आपने 3 से करनी है, एंडिंग आपकी 27 पे होनी चाहिए, और जो है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो होना चाहिए 4 का। तो ये तो स्टाइल हमने पढ़ा हुआ इंक्रीमेंट वे का।
तो वो लिख लेते हैं, बल्कि इसको मैं क्लियर कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर ऑल CLC। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन करना है g इक्वल टू, आगे हमें बता कि हमने इंक्रीमेंट स्टाइल में लिखना है, तो वो राइट 3 कॉलन, कितने का इंक्रीमेंट है 4 का, कॉलन 27 इज़ द लास्ट वैल्यू एंड डन। आप इधर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट कि ये ऑप्शनल है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलें जी, तो ये इंक्रीमेंट का आ गया। लेट्स सी सम क्वेश्चंस अबाउट लीनियर स्पेसिंग। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी उससे रिलेटेड वैसे ही है। आगे आ रहा है कि create a variable m that is a column vector in the first element 6.4, the element increases with the increment of 0.8, the last element is 12। तो सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे, इंक्रीमेंट पॉइंट्स में भी हो सकता है, इसमें आपको परेशान नहीं होना। इस ना 10th भी यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि create a variable n that is a column vector with 7 equally spaced elements in which the first element is 44 and the last element is 23। इसके अंदर हमें जो कांस्टेंट स्पेसेस है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसका नहीं बताएगा। तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पर किसको यूज़ करना पड़ेगा, लीनियर स्पेसिंग को। तो लेट्स सी, कैपिटल N है, चूँकि क्वेश्चन है तो हमें फिर कैपिटल N को ही डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, अब चूँकि मुझे कॉलम वेक्टर चाहिए तो वी हैव टू यूज़ ब्रैकेट्स, चूँकि वरना तो हम ट्रांसपोज नहीं लगा सकते। तो लिन स्पेस, काइंडली इसको लाइन स्पेस ना पढ़िएगा, ये चूँकि लीनियर की वजह से, चूँकि फिर बाज़ औक़ात गलती ये होती है कि ई लग जाता है। ई वाली कमांड जो है वो नहीं है हमारे पास। जो कमांड इट इज़ LIN एंड देन स्पेस, लीनियर के पहले 3 लेटर्स और आगे स्पेस। ये ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक होती है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ओके, द स्टार्टिंग वैल्यू दैट वाज 44, लास्ट एलिमेंट इज़ 23, तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीमेंट स्टाइल में जाएगा। लेकिन हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है, चूँकि हम लीनियर स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 7। ओके, ये तो रो बना रहा है, तो वी हैव टू पुट ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स ना लगाएं, क्योंकि बिल्ट इन कमांड है लीनियर स्पेस, तो अगर हम वैसे ही इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें तो क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। जी बिल्कुल आएगा, लेकिन ब्रैकेट का मैंने आपको इसलिए बताया चूँकि इनिशियल लेवल है, बाज़ का कुछ जगहों पर प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्ट इन फंक्शन पे तो सही चलता है, लेकिन नॉर्मल जो वेक्टर्स हैं अगर आपने सिंपल ब्रैकेट से लगाए हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। इसे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और बाकी जहाँ पर आपके जहन में, जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने अटैम्प्ट करके देखा, आप भी ट्राई करके दे सकते हैं, तो मैटलैब खुद ही बता देगा कि भाई आंसर आता है या नहीं आता, गलती होती है या नहीं होती। ओके, यूजिंग द कॉलन सिंबल, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिएट अ रो वेक्टर, assign it the variable name time in which the first element 0, the spacing is 1 and the last element is 20। तो ये भी इंक्रीमेंट स्टाइल है, आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। सॉरी, टाइम दैट इज इक्वल टू 0:20। चूँकि हमें 1 का इंक्रीमेंट चाहिए तो हमें प्रोफेशनल स्टाइल की तरफ जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। वी गॉट द आंसर। ओके, 12 क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है। वो क्या है कि यूजिंग द लिन स्पेस कमांड क्रिएट अ रो वेक्टर, assign it to a variable named force with 9 elements that are all 4। चलो मैं इसे टॉप पे ले जाता हूँ कि हमने 9 एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन तमाम के तमाम 4 होने चाहिए। तो अब क्या करें, तो पहले तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं फोर्स, और दैट इज इक्वल टू लिन स्पेस ब्रैकेट, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 4। अब तमाम ही 4 चाहिए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 4 की 4 ही होगी, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग ये लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए हमें, 9, तो वी विल राइट 9। तो मैटलैब हमें आंसर देगा, ये इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आपको एक कांस्टेंट वेक्टर चाहिए तो आप उसे कांस्टेंट रो चाहिए तो आप उसे लिन स्पेस से भी क्रिएट कर सकते हैं। वरना हमने मैट्रिसेस का पढ़ा था कि वी कैन यूज़ द 1 कमांड्स। तो यहाँ पर मैं 1 लिखकर ब्रैकेट, एक रो और 9 एलिमेंट्स चाहिए। चलिए मैंने एडवांस आपको बता दिया, तो ये हमारे पास 1s आ जाएगा। और हमने क्या करना है, हमें 4 चाहिए तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलें, दोनों बातें हो गई हैं।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा बहुत हमें लीनियर स्पेसिंग और कॉलन, जो कॉलन स्टाइल है या इंक्रीमेंट स्टाइल है, उसको कहीं पर मिक्स करना पड़े। तो बाकी क्वेश्चन भी जैसे ही हैं। 15 को हम देख लेते हैं कि यूज़ अ सिंगल कमांड टू क्रिएट अ रो वेक्टर, assign it to a variable name q with 9 elements such that the last 4 elements are 8.1 and the rest of the elements are zeros। यानी कि जो 4 एलिमेंट है वो 8.1 होने चाहिए और बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरोज़ होने चाहिए, और टोटल कितने हैं? 9 एलिमेंट्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का सिंपल तरीका ये है कि हम इसे पैचेस में डिवाइड करें, चूँकि अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक कांस्टेंट ज़ीरोज़ और एक जो है 8.1 आ रहा है। तो इसको लिखने का जो स्टाइल होगा दैट विल बी, चूँकि डिफाइन करना है q इज़ इक्वल टू, अब जब हमने पैचेस में डिवाइड करना है तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो पहले हमें ज़ीरोज़ चाहिए तो वी विल राइट लिन स्पेस, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वेक्टर चाहिए तो हम लिन स्पेस यूज़ कर सकते हैं। 0,0, टोटल कितने एलिमेंट्स हमें हैं हमारे पास? टोटल 9 है, 9 में से 4 निकालें, जो लास्ट 4 8.1 हो तो 5 हो जाएंगे। तो वी विल राइट 5 एंड स्पेस। आगे हमें चाहिए लिन स्पेस 8.1, तो अगेन हम लिन स्पेस को यूज़ करेंगे और 8.1,4 और दैट्स इट। तो वी गॉट द आंसर। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेशक दोनों रोज़ हैं तो अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं फिर क्या होगा? जस्ट दोनों लिन स्पेस लिखते हैं। तो मुझे तो पहले से देख के लग रहा है कि गड़बड़ तो होगी, और देखें यही एरर आ गया। तो उसने बताया है कि दिस इनवैलिड एक्सप्रेशन, अगर आपने पैचेस लगाने हैं तो फिर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, वरना मैटलैब इसे समझेगा कि आपने 2 दफ़ा कमांड लिख दी है जो कि गलती से लिखी गई है। तो चेक फॉर मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, मिसिंग और अनबैलेंस्ड डेलिमिटर्स और अदर सिंटैक्स एरर टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिसेस या एरेज यूज ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस। वो कह रहा है कि आपने गलती से हो सकता है इधर ब्रैकेट्स लगा दी हूँ, पैरेंथेसिस लगा दी हूँ, मतलब स्मॉलर ब्रैकेट्स, तो यू हैव टू यूज़ द कैपिटल वन, बिगर ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो चलें, ये भी आपको क्वेश्चन पता चल के इस तरह आप लोग खुद ट्राई करके भी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 18. Create 2 column vectors t and s, then by only using the names of the vectors create a column vector r that is made from the elements of t followed by the elements of s। तो जिस तरह हमने ये दो वेक्टर्स ही हैं ना, लिन स्पेस 005 एंड लिन स्पेस 8.1 एंड 4, तो हमने इन दोनों को मिलाकर एक नया वेक्टर बनाया दैट इज़ q। तो वो कह रहा है भाई खुद देखो वेक्टर डिफाइन करें t एंड s जो कि कॉलम वेक्टर्स हैं, और फिर आप एक नया वेक्टर क्रिएट करें जो कि r हो और वो इन दोनों से मिलकर बन रहा हो। तो फाइन, कोई मसला नहीं है। इसको लिखने का स्टाइल आपको बता देते हैं, लेकिन इस लिखने से पहले जो हमने रो वेक्टर लिखा हो इसको ज़रा स्टाइल को देखें। जब रो वेक्टर है तो हमने रो की तरह एंट्रीज़ को लिखा है कि फर्स्ट एलिमेंट, और रो के लिए हमें स्पेस यूज़ करनी पड़ती है, नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए तो हम स्पेस लगाते हैं, और फिर आगे सेकेंड वेक्टर। इसी तरह अगर हमने जब कॉलम वेक्टर लिखना है तो t जो है ये हमारे पास कॉलम में मौजूद है इधर, तो वी विल राइट दैट t, और चूंकि हम कॉलम स्टाइल में लिख रहे हैं तो फिर हमें कॉलन सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, चूंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट सेमी कॉलन के बाद लगाते हैं। तो फिर उसके बाद हम अगला वेक्टर लिखेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन t। तो t इज इक्वल टू ब्रैकेट 5:5 एंड ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज सेमी कॉलन, चूँकि मुझे t को डिस्प्ले नहीं चाहिए, s इज इक्वल टू ब्रैकेट 27 to 33, और 27 की जगह मैंने 72 लिख दिया, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड देन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। अब मैंने क्रिएट क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट r। तो r इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम वेक्टर दैट इज t। अब जो अगली नेक्स्ट एंट्री आ रही है वो सेमी कॉलन के साथ होगी, क्योंकि जब भी हमने कॉलम वेक्टर लिखना होता है तो हम उसे फिर सेमी कॉलन स्टाइल में लिखते हैं, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास s एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ओके, द आंसर इज ड्यू टू दिस कि हमने s को रो बना दिया हुआ, ये भी हमारे पास ट्रांसपोज आना चाहिए। अब हमारे पास आंसर आएगा।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि सर हम तो आमतौर पर जो कॉलम है वो तो ट्रांसपोज लगा कर लिखते हैं, तो ट्रांसपोज लगा कर लिखते हैं बिल्कुल, लेकिन तब उसके अंदर एंट्रीज जो होती हैं वो रोज़ में होती हैं। तो या तो फिर ये है कि पहले आप इन कॉलम्स को रो फॉर्म में लिखें। अब वो कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम TS और इधर ट्रांसपोज लगाओ, इस तरह हम आंसर चाहें। तो फिर ये जो T और S है ये भी रोज़ में होने चाहिए, क्योंकि रोज़ का लिखने का स्टाइल ये है कि पहली रो की एंट्रीज स्पेस सेकेंड रो की एंट्रीज, और अगर हम कॉलम में लिख रहे हैं तो पहला कॉलम वेक्टर सेमी कॉलन सेकेंड कॉलम वेक्टर। तो अगर ये कॉलम वेक्टर है तो इसका एक और ट्रांसपोज ले लें तो ये रो बन जाएगा। तो एक सेकंड स्टाइल ये भी है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, वो विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इन दोनों को आराम से समझें स्टाइल्स को और उसकी प्रैक्टिस करें, जो आपको इजी लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज रिलेटेड। चलें इसको देख लेते हैं ताकि चलें एक और प्रैक्टिस हो जाए कि पहले उसने हमसे कॉलम क्रिएट करवाया, अब वो कह रहा है कि आप जो है क्रिएट अ रो वेक्टर एंड अ कॉलम वेक्टर, दो को अपने वेक्टर्स को क्रिएट करना है, एंड देन ओनली यूजिंग द नेम्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी क्रिएट द फॉलोइंग। सबसे पहले आपने एक रो वेक्टर क्रिएट करना है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट इज मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ बी फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि पहले बी के एलिमेंट्स आने चाहिए फिर ए के। तो चलें इसको दोबारा लिखते हैं, इससे हमारी ये जो बाद में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही है और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और इसमें रैंडमनेस भी आ रही है, एक रो आ रहा है और एक कॉलम वेक्टर आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज ए 4 इंक्रीमेंट 3 13 फाइन, मुझे इसके एलिमेंट्स नहीं चाहिए इसलिए मैंने सप्रेसर लगा दिया। द नेक्स्ट इज अ कॉलम वेक्टर बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 14 -2 एंड 6, चलें डिक्रीमेंट हो रहा है फाइन होता रहे, एंड ट्रांसपोज। तो A इज अ रो वेक्टर, B इज अ कॉलम वेक्टर। आई हैव टू मेक अ रो वेक्टर, तो C इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने दो वेक्टर्स को मिक्स करना है तो आई हैव टू यूज ब्रैकेट्स। सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, B के। अब B तो हमारे पास है कॉलम वेक्टर, तो कॉलम वेक्टर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रो, देन स्पेस या कॉमा स्पेस इट्स अप टू यू, एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ A, देन आई विल गेट द रो वेक्टर। पहले B के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर A के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसका B पार्ट क्या कहता है, A और B तो मैंने डिफाइन किया हुआ। क्रिएट अ कॉलम वेक्टर D फाइन दैट इज मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ A फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ B। अब अगेन दो तरह से हम कॉलम वेक्टर लिखते हैं, एक तो कॉलम स्टाइल में और एक रो का ट्रांसपोज लेके। तो पहले हम कॉलम स्टाइल में लिखते हैं, मुझे पहले A की वैल्यूज चाहिए। जब हम कॉलम स्टाइल में लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ रहा है, तो फिर हमें एंट्रीज तमाम की तमाम वेक्टर कॉलम फॉर्म में चाहिए। तो ए तो हमारे पास है रो वेक्टर, तो ए को हम ले लेंगे ट्रांसपोज, देन नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए सेमी कॉलन लगाना ही पड़ेगा, और देन फिर उसके बाद बी की वैल्यूज़, बी हमारे पास पहले ही कॉलम वेक्टर है, फाइन रिजल्ट आ गया। अब सेकंड स्टाइल है जिसमें हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है, वो भी देख लेते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि हम चीज़ों को वेक्टर्स को पहले रो फॉर्म में लिखेंगे और एंड में ट्रांसपोज लगा दें। तो ए वेक्टर जो है वो तो रो है, फाइन कामा स्पेस, और चलो यहाँ पर स्पेस कामा मिटा देते हैं ताकि आपको दोनों स्टाइल्स का पता चल जाए। मैं नहीं कामा लगाता, स्पेस से ही काम चल जाता है। बाद में मुझे बी के एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन बी के एलिमेंट्स होने चाहिए रो में, वो हमारे पास इधर गिवन है कॉलम में। तो यू विल पुट ट्रांसपोज, अब ये एक रो वेक्टर आ जाएगा और फिर इसके ऊपर एक और ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। तो यू गॉट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज़ आवर प्रैक्टिस, लेकिन हमने लिन स्पेस को यूज़ किया, कॉलम स्पेस को, फिर वेक्टर्स को कैसे मिला सकते हैं यूजिंग प्रीवियसली डिफाइंड वेक्टर्स, तो वो काम भी हो गया। आगे जो है ये इंडेक्सिंग के बारे में एक्सरसाइज है, तो वो इंशाल्लाह जब हम इंडेक्स को पढ़ेंगे तो फिर हम इसको अप्लाई कर लेंगे। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करें और जितने भी क्वेश्चन हैं 20 तक उसको ट्राई करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको कहीं पर, जो भी आइडिया आपके जहन में आता है उसको अप्लाई करें कि यार होता कि नहीं। जैसे मैंने अभी जहन में सोचता हूँ कि जो हमने बी लिखा हुआ है दिस, अगर मैं इसके ब्रैकेट ना लगाऊँ फिर ट्रांसपोज लेने की कोशिश करूँ,
जैसे दिस वन इज़ -2 एंड 6 और मैं इधर लगा दूँ ट्रांसपोज, तो देखें पहले ही वो रेड लाइन में आ गया, एक तो कि एरर आएगा। चलो मैं इसके पास लगा लेता हूँ भाई, अब तो एरर नहीं आ रहा। तो दिस इज़ आवर रिजल्ट। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा जब हम सिंगल वेक्टर लगा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे मैं इधर साथ एक को भी मिलाना चाहूँ, तो फिर ये एरर आएगा। यानी कि जब आप पैचेस को लगाना चाहते हैं तो फिर एरर आएगा। बल्कि एक और बात सोचने वाली है कि बी तो हमने लिखा ही रो में है, तो ट्रांसपोज तो आया नहीं, इट शुड बी कॉलम मैट्रिक्स, तो रिज़ल्ट तो फिर भी नहीं आया। तो देखें गलती हो गई है, लेकिन मैटलैब ने इसे इग्नोर कर दिया कि ये शायद कामा वैसे ही लगा दिया, तो उसने हमें रिज़ल्ट जो है बी वो जस्ट वैसे ही दिया। अब ये एक नई चीज़ पता चल गई आपको कि इस तरह भी मसला हो सकता है कि आप सिंपल रो वेक्टर लिखें जैसे ये कॉलन के साथ लगाया हुआ है और उस एंड पे ट्रांसपोज लगा दें, तो मैटलैब इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा अनटिल कि आप उसके के ब्रैकेट लगाएं। देखिए मेरे जहन से भी जल्दी से आपको बताते हुए निकल गया, तो इसमें आपसे भी गलती हो सकती है और आपने इसका ध्यान रखना है। ओके, स्टिल अगर कोई नई गलती आपको पता चले, आप इस तरह कोई मिक्सिंग कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लगा रहे हैं, तो काइंडली मुझसे शेयर करना और फिर हम मिलकर इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।